ये बताएं कि हड़प्पा संस्कृति के कितने महत्वपूर्ण स्थल राजस्थान में दिखते हैं? अभी हाल में आपने देखा कि 10-15 दिनों में उत्तर भारत के कई इलाकों में खूब बारिश हुई है। हाँ। किस लिए हो रही है बारिश? कौन सा ज्योग्राफिकल फिनोमेना है ये? क्या अफगानिस्तान भारत के साथ अपनी सीमा साझा करता है? May I come in, sir? Come in. Good afternoon, sir. Good afternoon, Vishal. Have your seat. Thank you, sir. You'd like to converse in Hindi? Yes, sir. ठीक है, अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम विशाल जांगड़ है। मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन ज्योग्राफी ऑनर्स में सुबोध कॉलेज से की है और मैं पिछले 3 साल से सिविल सर्विस एंड सीपीएफ की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा जी, क्या क्या विषय पढ़ा था बीए में? सर, ज्योग्राफी ऑनर्स और हिस्ट्री, उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश जो कंपलसरी था। अच्छा, तो इतिहास कितना पढ़ा? थोड़ा बहुत पढ़ा? तो थोड़ा बहुत। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, कौन सा? सर, तीनों ही थे। अच्छा, तो आप जयपुर के रहने वाले हैं, राजस्थान के। ये बताएं कि हड़प्पा संस्कृति के कितने महत्वपूर्ण स्थल राजस्थान में दिखते हैं? सर, एक तो कालीबंगा है और उसके अलावा सर जो गणेश्वर जोधपुर वाला कल्चर है वो वहाँ मिलता है। उसके अलावा अहर कल्चर जो उससे पुराना है वो भी वहाँ मिलता है। और तो सर रिकॉल नहीं। आहड़ जो संस्कृति स्थल है वो बहुत पुरानी नजर आई है। उसमें सावधान की अलग अलग विधियां दिखती हैं। पढ़ा है आपने कौन कौन सी विधियां? एक जमाने में लोग सर पश्चिम में रख दबाते थे, फिर दक्षिण में रख के दबाते थे, बाद में उन्होंने उत्तर दिशा में रख के दबाना शुरू किया। ये नहीं देखा, कोई बात नहीं। आधुनिक इतिहास भी पढ़ा ही होगा। हाँ, तो ये बताएं कि भारत में भूगोल भी पढ़ा है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई और उद्देश्य क्या था उसका? सर, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना एग्जैक्ट ईयर मेरे को याद नहीं है, अगर आप मुझे बोले तो मैं रिकॉल कर सकता हूँ। बताइए। आई थिंक सर 1916 के लगभग कुछ ऐसे कुछ था। नहीं, बहुत पहले हुई थी। सर, एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो जनरली जो मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए किया गया था, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर भी आता है। अच्छा जी, अभी इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में। पक्का? हाँ। देहरादून में नहीं है? नो सर। देहरादून में किसका मुख्यालय है? सर, देहरादून में जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसका मुख्यालय है। उसके अलावा जो हिमालयन रिसर्च से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूट है उनके मुख्यालय देहरादून में। अच्छा, ये बताया कि यूएनईपी क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी। कहाँ? सो उसकी स्थापना भी, उसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। ठीक है। और यूएनईपी करता क्या है? सब एनवायरनमेंट रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उन पे, उनकी पॉलिसीज़ वगैरह की ग्लोबल लेवल पे कैसे हम अच्छे से कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं वो सब देखता है। और उसे अलग अलग उसकी रिपोर्ट्स भी आती है, जैसे इमिशन गैप रिपोर्ट और अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, जो कि हम जितने भी ग्लोबल कंट्रीज हो गई। अच्छा, हम 5 ही जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे क्यों मनाते हैं? सर, यूएनईपी की स्थापना इसी दिन हुई थी, इसलिए 5 जून को हुई थी, हाँ, इसलिए 5 जून को 1972 में। और 5 जून को क्यों हुई? सर, वो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में, उस टाइम पे इसकी स्थापना की गई थी एक ग्लोबल गवर्नेंस बॉडी बनाने के लिए। अच्छा, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1972 5 जून। 5 जून को एक दिन हुआ था? नहीं, वो चला था 3-4 दिन, लेकिन एग्जैक्ट वो याद नहीं है। अच्छा, तो उद्घाटन समारोह का 5 जून को हुआ था, इसलिए ठीक है। ये बताया कि COP21 क्या है? COP21 सर पेरिस एग्रीमेंट हुआ था COP21 2015 के अंदर, जो UNFCCC के अंदर जो हर साल कॉप होती है, उसमें COP21 2015 में हुआ था, जो कि वो 21 क्यों बोलते हैं? सर, वो 21st समिट थी उसकी। अच्छा, पेरिस वाली? हाँ, पेरिस वाली 21st। पहली समिट कब हुई थी? 1995 में बर्लिन में। बर्लिन में थी? हाँ। और क्योटो में क्या हुआ था? 1997 में सर क्योटो में 3rd COP हुई थी। अच्छा, उसमें क्या फैसले किए गए थे? तो उसमें 3 चीज़ों पे मुख्यतः फोकस किया गया था। एक था क्लीन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक था जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, एंड थर्ड वन था जो एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा अभी। ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है विशाल सर। विशाल, बीमारू स्टेट्स का क्या कॉन्सेप्ट है? सर, बीमारू स्टेट्स जैसे बिहार, MP, राजस्थान और यूपी, इन स्टेट्स को मिला के बीमारू स्टेट बोला जाता है। राजस्थान का नाम नहीं लेंगे? राजस्थान का नाम लिया ना। अच्छा, ठीक है। आप ये बताएं कि इनमें से अगर किसी एक स्टेट ने ये बीमारू स्टेट संकल्पना कब किया है तकरीबन? सर, याद नहीं। ठीक है, इनमें से अगर किसी एक स्टेट ने अगर उल्लेखनीय प्रगति की हो और जिसको अब बीमारू स्टेट की श्रेणी से बाहर निकाला जा सकता है, तो कौन सा राज्य होगा? सर, अभी करंटली यूपी होगा, क्योंकि अभी 4th फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया के अंदर स्टेट में। और राजस्थान की क्या स्थिति है? राजस्थान सर अभी 7th 8th नंबर पे है। ठीक है, राजस्थान के ऊपर डेट कितना है? स्टेट के ऊपर डेट कितना है?
तो पता नहीं। डेट को लेके कोई सीलिंग है क्या, कर्ज को लेके कोई? हाँ सर, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सीलिंग लगा रखी है आर्टिकल 292 के तहत, उसमें आपकी जो भी जीडीपी है स्टेट की, उससे 2.5% से ज़्यादा बोरो नहीं कर सकते। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट जीडीपी का 2.5%? सर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। ओके, ठीक है। अभी हाल में आपने देखा कि 10-15 दिनों में उत्तर भारत के कई इलाकों में खूब बारिश हुई है। हाँ किस लिए हो रही है बारिश? कौन सा ज्योग्राफिकल फेनोमेना है ये? सर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से है, ठीक क्योंकि है। इसका रूट क्या है? उसका रूट सर मेडिटेरियन सी से जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट चलती है वो वहाँ से मॉइस्चर लेके आती है, और यहाँ पे हिमालयन जो माउंटेन्स हमारे उनको इंटरसेप्ट करते हैं। उसके बाद में सर क्लाउड फॉर्मेशन होता है और बारिश होती है यहाँ। ठीक है। क्या इसे प्री मानसून? हाँ, प्री मानसून शावर भी बोलते हैं सर। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग नाम है, कुछ नाम बताएं। सर मैंगो शावर भी बोलते हैं इसको साउथ इंडिया में, उसको ब्लॉसम शावर भी बोलते हैं, कॉफ़ी से रिलेटेड होता है ये। उसके अलावा सर वेस्ट बंगाल में इसको काल बैसाखी भी बोलते हैं, और असम साइड में इसको नॉर्वेस्टर वो भी बोलते हैं। गुड। भारत के सिक्योरिटी को लेके कुछ खास चैलेंजेस को हम नॉन कन्वेंशनल सिक्योरिटी चैलेंज बोलते हैं, यस सर, जो कि गैर पारंपरिक है। कौन कौन से ऐसे सिक्योरिटी चैलेंज आएंगे? सर अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो हमने पाकिस्तान के टाइम पे भी देखा भी रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में, वो है साइबर सिक्योरिटी का चैलेंज। वो उसके अलावा सर हमारे जो इंटरनल जो हमारा सिस्टम है इंटेलिजेंस का, वो भी कहीं पे थोड़ा बहुत फेलियर हुआ, वो भी एक कारण है। और उसके अलावा सर जो एक्सटर्नल स्टेट एग्रेशन है, जैसे पाकिस्तान का भी और चाइना का भी, और ये जो बांग्लादेश अभी कर रहा है, वो भी एक मुख्य चैलेंज है एक्सटर्नल स्टेट एग्रेशन में। क्या कर रहा है बांग्लादेश? सर बांग्लादेश जैसे हमारे अगेंस्ट अभी बांग्लादेश ने जो चाइना में जाके स्टेटमेंट दिया था कि नॉर्थ ईस्ट पूरा लैंडलॉक्ड है, तो हम चाइनीज इकोनॉमिक का एक्सटेंशन हम बांग्लादेश के थ्रू चाहते हैं कि बांग्लादेश भी चाइनीज इकोनॉमिक का एक्सटेंशन बने, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को एक तरीके से लैंडलॉक है, तो उन्होंने इंडिया की वो उस तरीके से बोला था। ठीक है। साइबर थ्रेट से निपटने के लिए भारत के कौन कौन से संस्थागत प्रयास हैं, या कोई संस्था भी है? सर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हमने I4C की स्थापना की है, नहीं वो CERT-in की स्थापना की है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर हमारे पास I4C है। उसके अलावा हमारा नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन पॉलिसी भी है, और साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, और बाकी ठीक है। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? सर जो हमारे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, जैसे हमारे जो भी इंस्टॉलेशंस है उनमें जो भी डिजिटल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो गया, और जो भी 2-4 ऐसी संस्थाओं के नाम जैसे क्रिटिकल बैंकिंग सेक्टर, एक पावर सेक्टर, उसके अलावा सर जो भी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री से रिलेटेड हो गया वो। ठीक है। आप कबड्डी खेलते हैं और बैडमिंटन भी खेलते हैं। यस सर। इन तीनों के तीन टर्म्स के नाम बताएं। इन खेलों में जो प्रचलित 3 टर्म्स हैं, कबड्डी में पहले बताएं। सर कबड्डी में जैसे रेडर होता है जो रेड करता है, एक डिफेंडर होता है, उसके अलावा एक जो हम उसको जैसे बाहर किसी को अगर हम धक्का देके निकालते हैं तो उसको हम स्मैश बोल, उसको वो रिकॉल नहीं कर पा रहा अभी। एक उसके अलावा ठीक है, बैडमिंटन के कुछ टर्म्स के नाम बताएं। स्मैश होता है जंप करके जो मारते हैं, उसके अलावा सर ड्रॉप होता है जो नेट के पास हम बॉल डालते हैं वो सर। दो टर्म याद हैं इतने खेलने के बाद आपको? सर वैसे प्रोफेशनल नहीं खेला, ये थोड़ा बहुत वैसे खेला है। ठीक है विशाल, धन्यवाद। विशाल, सीपैक का नाम सुना है आपने? यस सर। क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि इंडिया के POK से भी निकलता है सर, और वो पाकिस्तान के गवादर पोर्ट तक जाता है, जो चाइना के जिंगजियांग प्रोविंस से शुरू के। ठीक है। हाल ही में अफगानिस्तान के साथ भी सीपैक को लेकर बातचीत हुई है, और ये संभावना जताई जा रही है कि आने वाले भविष्य में अफगानिस्तान भी इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनेगा। भारत के लिए क्या चिंताएं हो सकती हैं? सर अफगानिस्तान में अगर वो जाएगा तो अभी जैसे पाकिस्तान की रिलेशनशिप अफगानिस्तान से ख़राब है अभी थोड़ा, तो अगर उसका एक्सटेंशन उधर होता है तो पाकिस्तान की रिलेशनशिप अफगानिस्तान से सुधरेगी, जो कि अभी इंडिया के और चाइना की रिलेशनशिप अफगानिस्तान से अच्छी है, तो इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, क्योंकि उस रीजन में पूरा का पूरा टेररिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप है। वर्तमान में भारत की कैसी रिलेशनशिप है अफगानिस्तान के साथ? सर अभी करंटली हम जैसे पॉलिटिकल लेवल पे थोड़ा बहुत इंगेज कर रहे हैं, लेकिन हमारे अभी रिसेंटली हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने उनसे बात की थी, उनके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से, और अभी UAE में हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने भी उनसे बात की थी। तो अभी हम इंगेज कर रहे हैं ताकि हम वहाँ की जो भी हमने इतने सालों में इन्वेस्टमेंट की है उसका हम फ़ायदा ले सके। ठीक है। क्या अफगानिस्तान भारत के साथ अपनी सीमा साझा करता है? यस सर, POK रीजन में 106 किलोमीटर का। ठीक है। हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया, और उसके बाद कई विचारकों का ऐसा मानना था कि भारत को इस जो एंगेजमेंट है उसको थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहिए, और भारत को अपने POK के हिस्से को वापस लेना चाहिए। आपकी क्या राय है इस पे? सर इसको मेरी राय है कि हमारा जो इकोनॉमिक लॉस है वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा था पाकिस्तान के कंपैरिजन में,
लेकिन इसको अगर थोड़ा हम बढ़ाते तो हम उनको थोड़ा और अगर उनको डैमेज कर सकते थे। पीओ के रीजन की तो मैं बात नहीं कहूँगा कि वॉर बहुत एस्केलेट हो सकता था उससे, लेकिन हम जैसे हमने उनके मिलिट्री एयरबेस को टारगेट किया, उनके रनवेज को डिस्ट्रॉय किया, अगर हम थोड़ा और डैमेज करते तो वो थोड़ा सा और बैकफुट पे जा सकते थे। ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर के होने के बाद भारत ने कई कदम उठाए हैं इस दिशा में, और एक महत्वपूर्ण कदम ये है कि हमारे जो सांसद हैं वो विभिन्न देशों में जाकर भारत का पक्ष रख रहे हैं कि भारत ने ये ऑपरेशन क्यों कंडक्ट किया और भारत की क्या भूमिका रही है इस पूरे इक्वेशन में। इसके बारे में क्या जानते हैं? सर अभी हमारे 8 से 9 डेलीगेशंस अलग अलग जगह गए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, और ये मेरे हिसाब से एक अच्छा मूव है, क्योंकि जैसे हम पीसफुल कंट्री, हम पीस की बात करते हैं हमेशा, तो हमें कंट्रीज़ को बताना पड़ेगा कि इंडिया इज़ नॉट एन एग्रेशन स्टेट, हम थोड़ा आराम पीस में विश्वास रखते हैं। तो अगर हम उनको बताएंगे कि हमने क्यों किया है, तो जो उनके माइंड में परसेप्शन है कि इंडिया में भी एग्रेसिव हो सकता है, जो हम इंडिया को डिफेंस सप्लाईज दे रहे हैं, तो इंडिया उनको कभी आने वाले टाइम पे जैसे अपनी कंट्रीज़ के नेबर कंट्रीज़ के अगेंस्ट भी यूज़ कर सकता है। तो हमने उनको क्लियर कर दिया कि हमने इसलिए किया है क्योंकि वहाँ पे टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है और पाकिस्तान उस पर कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा है। ठीक है। इस पूरे इक्वेशन में यूनाइटेड स्टेट्स की भूमिका पे भी संदेह जताया जा रहा है। वहाँ के राष्ट्रपति ने ऐसा कहा कि उन्होंने मध्यस्थता करवाई है, सीज़ फायर उन्होंने करवाया है। वहीं हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने इस बात को खारिज किया। यूएस का क्या रोल देख पाते हैं आप इंडिया और पाकिस्तान के इक्वेशन में? सर यूएस को पाकिस्तान इसलिए चाहिए क्योंकि उसको इंडिया को काउंटर करना है, और उसको इंडिया इसलिए चाहिए क्योंकि उसको चाइना को काउंटर करना है। तो यूएस को बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, वो पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इंडिया फिर अगर वो पाकिस्तान को पूरा छोड़ देगा तो इंडिया में भी यूएस के जो यूएस और रशिया की रिलेशनशिप है वो थोड़ा और बढ़ सकते हैं, है ना। पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए यूएस की भी जरूरत है। ठीक है। विशाल, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ का शानदार प्रदर्शन किया। यस सर। कुछ इक्विपमेंट्स या ऐसी चीज़ें जिनका इस्तेमाल हमने इस ऑपरेशन में किया, उनके नाम बताइए। सर राफेल जेट का हमने इस्तेमाल किया था एक तो, ठीक है। उसके अलावा हमने स्कैल्प मिसाइल का यूज़ किया था जो कि एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है। उसके अलावा हमने कामिकाजी ड्रोन्स जो कि लॉइटरिंग म्यूनिशन है, जो कि एक जगह किसी ऐसी चीज़ का भी हमने प्रयोग किया जो हमने स्वदेशी रूप से निर्मित की है? यस सर, आकाश मिसाइल का हमने यूज़ किया था जो कि हमने इंडिजियस से बनाई है, डीआरडीओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। विशाल, तेजस जेट को चलाने वाली पहली महिला पायलट कौन थी? बताएं। राफेल जेट को चलाने वाली पहली महिला पायलट, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर सर मीरा कुमार, और राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति, किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल, सर सरोजिनी नायडू यूपी 1947, किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री, नो आइडिया सर। केंद्र सरकार में अर्थात केंद्र सरकार के मंत्री परिषद में कितनी महिला मंत्री हैं? अभी करंटली एग्जैक्ट नंबर नहीं याद अभी, लेकिन एक दो, जैसे हमारी मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उनका नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी। राजस्थान के मंत्रिपरिषद में महिला मंत्रियों की संख्या? सर एक तो हमारी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है दिया कुमारी जी, उनके अलावा आई डोंट नो। अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न है, अभी भारतीय लोकसभा में सबसे कम उम्र के महिला सांसद कौन है? सर हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर राम बाबू नायडू। कितनी उम्र है? सर 37-38 के लगभग उनकी। सबसे कम उम्र की महिला सांसद? आई थिंक 25 ईयर्स ऑफ एज है, और आई एम अनेबल टू रिकॉल द नेम, जो कि यूपी की ही एक सांसद है, नाम याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, ठीक है विशाल, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू। आइए विशाल, थैंक यू सर। बैठिए। 2-3 बाहरी चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। शर्ट का जो ऊपरी बटन है वो बंद होना चाहिए, और तदनुसार टाई की जो गांठ है वो थोड़ी सी और बंदी होनी चाहिए। ढीली दिखने का मतलब इनफॉर्मल है। ओके सर। बैठते समय कोट का बटन खोल लीजिएगा। पहले आप एक ही बटन पहन के एंटर करिएगा। ओके सर। नीचे वाला बटन तो ऐसे ही खुला रहना चाहिए, बैठते बैठते वो भी खोल लीजिएगा। हाथ में जो धागा पहना है ये नया पहन लीजिएगा उस दिन, ओके। गंदा नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। और बैठते समय थोड़ा सा तन के बैठिएगा, सीधा रहे शरीर, फौजी की तरह, ठीक है। और चूँकि फ़ोटो में आपने दाढ़ी लगा रखी है तो दाढ़ी लगा के ही जाना पड़ेगा आपको। हाँ। इसके आकार को थोड़ा सा ट्रिम करके छोटा करा लीजिएगा। और छोटा करना है इसको? हाँ, जितना छोटा हो सके कर लीजिएगा। ओके सर। ठीक है, तो बस वेशभूषा पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी फिर आप झुक गए बैठते समय, 15-20 मिनट ऐसे तन के बैठने का प्रयास करिए।
बातचीत करने की प्रक्रिया में देखा मैंने आपका हाथ थोड़ा बहुत कांप रहा था, सर फर्स्ट क्या मन में डर था? फर्स्ट मौका सर, और आज से पहले कभी कुछ ऐसा ना एजुकेशन में कुछ एक्सपीरियंस किया, फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया इसलिए। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा बाल का भी सेटिंग कराना चाहिए, ये थोड़ा सा इधर वाला लट थोड़ा लंबा दिख रहा है, जी बंद रखने के लिए ऐसा किया है क्या? बंद रखने वो है ही नहीं सर ऊपर। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। जवाब आप बहुत अच्छा दे रहे हैं, मतलब आप हाजिर जवाब हैं और उस आपका ज्ञान लाजवाब है। जितने प्रश्नों का हमने परीक्षण किया उसमें सब जवाब आपने अच्छे दिए, सही दिए और हाजिर जवाबी के साथ दिया। थैंक यू सर। और अभी भाषा भी आपकी अच्छी है, भाषा में प्रवाह अच्छा है, आई कांटेक्ट ठीक है, बॉडी में खाली वही हाथ में हल्का फुल्का कंपन था, अदरवाइज बॉडी आपकी स्टेबल है, अच्छा है, ठीक है। तो बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बस ये है कि आज और कल का जो समय आपके पास बचता है उसमें जितने सवाल हमने पूछे उसके अतिरिक्त CAPF की जितनी भी संस्थाएं हैं, CRPF उसके DG कौन है, कब बना, क्यों बना, और अभी CRPF किन किन कार्यों में लगा हुआ है। एक तो एंटी नक्सल ऑपरेशन में लगा हुआ है, इसके अलावा और किस कार्य में लगा हुआ है, उसी तरह के SSB किस कार्य में लगा है, कब बना था, DG कौन, उसमें से किसी की महिला अगर DG रही हो तो उनके नाम, जैसे SSB की पहली महिला DG थी 2016 में बनी थी, उनका नाम, CISF की पहली महिला DG IPS राजस्थान कैडर की ही थी, उनका नाम, ये सब नाम ध्यान रखिए। ओके सर। सेना में महिलाओं की जहाँ जहाँ भागीदारी है वो सब याद रख लीजिएगा। ओके सर। इतना काम कर दीजिए, बाकी सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं, कुछ भी खास टोका टिप्पणी की जरूरत नहीं है, जैसे आप हैं वैसे ही परफॉर्म करिएगा, अच्छे अंक आएंगे। सर वॉइस ठीक है, बढ़िया है, साफ सुनाई दे रहा है। थैंक यू। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।